वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब ने और डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर आदिल साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। मौजूदा हालातों वाक़यात के अंदर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कहाँ खड़ा हुआ है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बट लेट्स स्टार्ट विद ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब। ब्रिड साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक फरमाइएगा कि आज ड्रोन्स की बारिश हुई और फिर पाकिस्तान ने उनको इंटरसेप्ट किया। कोई 25-30 ड्रोन जो है हिंदुस्तान की जानिब से उड़ते हैं और पाकिस्तान के शहरों तक आन पहुंचते हैं। सर, हाउ डू यू सी ऑल दैट? जी, प्रोग्राम में मदु करने का शुक्रिया। थैंक यू देखिए जी, सर। ये हमें तो पहले ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान ये जो इस पैमाने पर ड्रोन भेज रहा है, उसका मकसद क्या है? क्या उसको कोई इंस्टॉलेशन तबाह करने का मकसद है या कोई और मकसद है इतने ज़्यादा ड्रोन भेजने का? और इन ड्रोन की कैपेबिलिटी हमें देखनी चाहिए कि क्या है। तो मालूम ये हुआ कि ये लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं जो कि टारगेट एरिया के ऊपर जहाँ भेजे जाते हैं वहाँ फिरते हैं और ये अपॉर्चुनिटी टारगेट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी सर्वेलेंस करते हैं और ये डाटा इकट्ठा करते हैं कि ये क्या कौन सी जगह है, क्या हो रहा है। ओके। तो हिंदुस्तान को जो हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों हमेशा से, ये तो लेट 50s में जो उन्होंने कैनबरा भेजा था 40-50 हज़ार फुट पे उड़ रहा था, हमारे पास उस वक्त कोई जहाज भी नहीं था उतना ऊंचा जाए, तो उसको भी फिर भी यूनुस ने सैबर से गिरा लिया था। हाँ। और उसके बाद आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको बिल्कुल जो है ना, उनका नाक रगड़ के उनको धूल चटाई है हमेशा और उनको जलील किया। जितने मर्जी जहाज वो खरीदें, जो मर्जी कर लें। और अब तो ये हो गया है कि उन्होंने रफाइल पे इतने ज्यादा वो धमकियां दी हमें, जब उन्होंने इंडक्ट किया तो वो भी हमने गिरा लिया है। और जो मिर्चें बांधी थी राजनाथ सिंह ने उस रफाइल के नाक पे, मेरे ख्याल में वही उनको सख्त लग रही है, उससे भी ज्यादा सख्त लगी होंगी। अब बात आ जाइए जी कि ये ड्रोन जो उन्होंने भेजे हैं, इसका मकसद क्या है? जी। मेरे ख्याल में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने उनको कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, जो ऑर्लिकन गन्स हैं, या उनसे गिराना शुरू किया। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम के अंदर वो घुसे, हमारी फ्रीक्वेंसीज के अंदर वो घुसे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुसे। हमारा इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम जो है उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उनका अपना फेल हो रहा है, जैम हो रहे हैं। और हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और हमने उनको बियॉन्ड विजुअल भी मार लिया और स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज जो हमने खुद बनाया है उससे मारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके शेयर भी ऊपर गए हैं। और फ्रांसीसी जो है वो जूते लेके अभी उनको मारने के लिए तैयार हैं कि जी आपने हमारा जहाज गिरा के हमारी कंपनी का कूड़ा कर दिया। हाँ। तो अब आ जाइए उनकी इस तरफ। ब्रिड साहब, देखिए इसके रिस्पॉन्स पे हिंदुस्तान, भी आते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड इसको कैसे करना है, इस पे भी आते हैं, लेकिन इसकी जरा इंटरनेशनल हमारी जो कम्युनिटी है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, इस पे जरा थोड़ा सा बात कर लें। डॉक्टर आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। सर, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इन स्ट्राइक्स के बाद आज कहाँ पे खड़ा हुआ है सर? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो जो इंडिया की ख्वाहिश थी या उनकी एक समझ थी कि वो समझते थे कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर लेंगे। लेकिन रिसेंट एपिसोड में आपने देखा है कि जो उनके क्लोज अलाइज भी थे, उन्होंने भी इंडिया को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जैसे वो पहले करते होते। तो उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान का स्टांस बड़ा लॉजिकल था, प्रिंसिपल था, और हमने कहा था कि जी हम तो कोऑपरेट करना चाहते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में, और अगर कोई हमारी तरफ से कोताही होगी तो फिर हम आप हमें ब्लेम करें। तो आई थिंक ये लॉजिकली बात जो है लोगों को काफी समझ आई है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गई है जी। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने अपनी एक तरफ वॉर शुरू की हुई है और उनका ध्यान डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर जरा ज्यादा है। इंडिया ने कुछ मिस कैलकुलेशन कर ली थी कि वो इस तरह की हरकत करेंगे जो पहले करते थे, अपना वही जो तरीका था कि जी कुछ करवा के वो इल्जाम पाकिस्तान पे डाल के और फिर डिप्लोमेटिकली प्रेशर डालना शुरू कर दिए, अपने दोस्तों को कह के हमें आर्म ट्विस्टिंग वगैरह कोर्स शुरू कर देते थे। इस पर तब वो नहीं चला। ट्रम्प साहब ने बड़ा उनको डिसअपॉइंट किया है। ट्रम्प साहब जैसे भी होंगे, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर उन्होंने शुरू में ही इंडिया को एक सिग्नल कर दिया कि जी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये एक बड़ा उनके लिए सेटबैक था। काफी अरसे से इंडिया अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर रहा था कि जी वो बड़ा क्लोज पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, और वो जो भी कर लेगा इस रीजन के अंदर तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स जो है सपोर्ट करेंगे और बाकी कंट्रीज भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन हालात कुछ जरा डिफरेंट हो गए। ये एक बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है उनकी डिप्लोमेसी की वजह से, बिकॉज जयशंकर साहब तो बड़े प्रो यूएस है। उन्होंने तकरीबन सारी कश्तियां जला के रशिया को भी कुछ नाराज करके चाइना से अपना एक उन्होंने अलहदा मसाइल को
बढ़ाकर और यूएस की तरफ पूरा शिफ्ट कर गए थे। तो लेकिन इस एपिसोड से ये पता चला है, मेरा ख्याल है उनके लिए शौक था ये डिप्लोमेटिकली भी। पाकिस्तान की अगर आप देखें, ठीक है, पाकिस्तान का एक स्टेटस है जो यूजुअली रहा है, हमारे वो ट्रेडिशनल जो हम कहते हैं मिडल ईस्ट वगैरह, वहां से इतनी सपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन कुछ आपके जो क्लोज दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्होंने बड़ा ओपनली आपको सपोर्ट किया है। चाइना की बात कर लें और टर्की की बात कर लें, अजरबैजान की बात कर लें, तो आई थिंक ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जो जिन पे हमें रिलाय करना चाहिए और जिनके साथ हमारे डीप रूटेड लिंकेजेस है और हमारे इंटरेस्ट भी कन्वर्ज करते हैं, उन्होंने इस मरतबा काफी ओपनली सपोर्ट किया है। जो पहले जरा वो रिलक्टेंट होते थे या वो चाहते नहीं थे कि इंडिया को नाराज करें, इस मरतबा काफी उन्होंने क्लियर डॉक्टर साहब, पोजीशन यहाँ ली पे है। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है पिछले चंद दिनों से, जब से ये वॉर एंड जब से ये स्ट्राइक्स का सिलसिला आगाज हुआ है, हम आईएमएफ पैकेज में हैं, समहाउ वो भी इफेक्ट होगा, आईएमएफ पैकेज भी समहाउ इफेक्ट हो सकता है? देखिए, ये तो टूल्स हैं वेस्ट के पास, या जो बड़ी पावर्स हैं जो जिनका इन्फ्लुएंस है, वो टूल्स यूज करते रहे। देखना ये होगा कि अगर उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हुए कि इंडिया को स्केप रूट मिले, किसी तरह से पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग करके वो इंडिया को इस मुश्किल वक्त से निकाल सके, तो ये यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है या गवर्नमेंट के अंदर, वो भी अंडर प्रेशर है, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट वो कोई रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी अगर पोर्शन एक्सटर्नल हुए, जो पहले भी हमारे खिलाफ ये टूल्स यूज करते रहे हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पोर्शन के, तो जहां पे हमारी सर्वाइवल की बात आती है और इंडिया की बात आती है, तो फिर नेशन एक तरफ डिफरेंट होती है कि जी जो भी हो जाएगा इंडिया के बिल्कुल साथ के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो आई डोंट थिंक सो आईएमएफ की भी इतनी लेवरेज हो सकेगी या उस टूल को भी ये यूज कर सके हमें किसी तरह से प्रेशराइज कर इस मौके। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहिएगा, इसके रिप्रकशंस क्या है सेकंड पार्ट में जरा उस पर बात करते हैं। टीपू सुल्तान साहब, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को किस लेवल का रिस्पांस देना चाहिए और कैसे कैसे रिस्पांस देना चाहिए ये रिसेंट बॉर्डर की ब्रीचेस का? देखिए, हमारी जो सूरत हाल है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही गैर जिम्मेदार हुकूमत है जिनकी जो बुनियाद है वो नफरत के ऊपर है और वो पीस को तबाह करने की तरफे है। उन्होंने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने डबल क्राइम किया, पहले अपने बेगुनाह लोग मारे, फिर हमारे बेगुनाह लोग मारे, हमारी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की, अब ड्रोन भेज के हमारी कैजुअल्टीज की, और उन्होंने हमारे वाटर सोर्सेज के ऊपर हमला किया है, उन्होंने नीलम जलम प्रोजेक्ट के ऊपर हमला किया है, और वो ये करते आ रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान जो है उसने कभी भी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और अब तो बीजेपी के अंदर तो ये अपनी हाइट्स को पहुंच गए, अपने अपने जुर्म, अपनी नफरत। देखिए, एक बेवकूफ आदमी जब किसी मुल्क का सरबराह होता है, जैसा मोदी है, जो जो नफरत की आग में जल रहा हो, तो जितनी बड़ी उसकी कुर्सी होती है उतना बड़ा वो नुकसान करता है। जी। और ये आदमी इतना बड़ा नुकसान करने जा रहा है इस खत्ते का, इसकी सलामती का, सब कॉन्टिनेंट का, कि जिसका बंदा अहाता नहीं कर सकता। यानी कितना गैर जिम्मेदार आदमी है कि वो मस्जिदों को अटैक कर रहा है, वो जो है 8-8, 10-10 साल, 5-5 साल के बच्चे मार रहा है अभी उसमें, और गाजा की बमबारी में जो लोग बच्चे मारे उनमें कोई फर्क नहीं है। और उनके उस्ताद इजरायली जो हैं वो बैठे हुए श्रीनगर में, ये ड्रोन उन्हीं के बनाए उन्हीं को भेजते हैं। कल को हम अपने ड्रोन जो है शापर, ये सारे इससे ज्यादा कैपेबल ड्रोन है, अगर हम लेबनान या फलस्तीन को दे देते हैं तो इसराइल कैसा समझेगा, फिर उसका क्या हाल होगा। तो ये चीज जो है ना जी, वो उनकी गैर जिम्मेदारी जो है वो अब इस हद तक पहुंच गई है कि साहब ये जरा ये डिबेट थोड़ी सी ज्यादा खुलती जाएगी। 65 में और 71 में मोदी तो नहीं था ना, ये एक माइंडसेट हिंदुस्तान का व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान थ्रू आउट, कोई भी गवर्नमेंट आई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, एक ही माइंडसेट है वो आज भी। नहीं, देखिए, मैं जरा थोड़ा सा आपको इसके ऊपर बता दूं, ये जो हिंदुस्तान का रवैया है ना जी आजकल, खास तौर पे बीजेपी का, कांग्रेस भी इसी तरह की थी जी। लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन कोई थोड़ा डिफरेंट थी। वो डिप्लोमेटिकली या कोई पढ़े लिखे हिसाब किताब या कोई इंसानियत थोड़ी बहुत उनमें रमक थी। ये तो जो लोग हैं ना, ये तो आरएसएस वाले जो हैं, ये तो हिटलर के फॉलोअर्स हैं, जिसने जो है राइक्सटैग बिल्डिंग जला दी थी और इल्जाम उसने लगा दिया था, जो है वो हिंडनबर्ग में इलेक्शन जीता था। ये जो लोग कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि रियासत हिंदुस्तान को जी इसका क्या फायदा है?
ये फायदा तो जो है मोदी को है और उसके जो पैरोकार बीजेपी के बैठे हुए अंदर उनको है। हिंदुस्तान को तो इसका नुकसान है। हिंदुस्तान जो कश्मीर में कर रहा है, ये जो कर रहा है, जो सफर कर रहा है, वो जो जहाज जो मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर के हमसे गिराई जा रहा है, वो तो उसको हिंदुस्तान क्या फायदा है कि उनकी इतनी बेइज्जती और उनका नाक रगड़ा जा रहा है जो है वो बदनामी में। तो ये हिंदुस्तान को इसका कोई फायदा नहीं है, इसको हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को इसका फायदा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ही शायद इस वर्ज तक लेके जाया करते हैं, उन्हीं की पॉलिसीज होती हैं, वरना फिर स्टेट्स तो खड़ी रहती हैं जहां हाँ, खड़ी तो अब इस पे आइए कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इस दफा की जो एस्केलेशन है या इस दफा का जो भारत का रवैया है, इसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस अगर ना गया तो हिंदुस्तान तो अपनी डगर पे कायम रहेगा। जी ऐसे ही। उसने पुलवामा कर लिया, फिर पालगाम कर लिया, उससे पहले कुछ और कर लिया। तो ये तो 20 साल से ये करता आ रहा है। इसकी मैनिफेस्टेशन हर दफा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देता है। ये तो हमने हमारे जो पिछले वजीर आजम थे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बरमला कहा था कि ये अगर इनको ये ना रोका गया तो कल को कुछ और कर लेंगे, फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे। तो वो स्टेज आती जा रही है आपको। अगर आप इनको रिस्पांस नहीं करेंगे, बेफिटिंग रिस्पांस नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल ये करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।